नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने बस्ती में होने वाले रोगों के बारे में तो पढ़ लिया था। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं सिर में होने वाले रोग के बारे में। तो जो त्रिमर्म सिद्धि अध्याय को अपन ने स्टार्ट किया था, इसका ये लास्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, और इसमें अपन देखने वाले हैं सिरो रोग। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सिरो रोग है वो है शंखक। शंखक से आपको नाम से पता चल रहा है, जो अपना जो शंख प्रदेश है इसमें वेदना होने वाली है। शंख प्रदेश जो कि अपने सिर में होता है, इसमें वेदना होने वाली है। ठीक है, तो जो चरक जी है, आचार्य चरक ने इसे रक्त पित्त अनिल दुष्टा कहा है। मतलब कि रक्त पित्त और अनिल किसको बोलते हैं? वायु, वात को। ठीक है, इसमें रक्त पित्त और वायु दोष इन्वॉल्व होंगे अकॉर्डिंग टू चरक। लेकिन सुश्रुत जी इसको त्रिदोष मानते हैं, त्रिदोषज मानते हैं। शंखक को त्रिदोषज मानते हैं, वात प्रधान त्रिदोषज मानते हैं। सुश्रुत जी इसको क्या मानते हैं? वात प्रधान त्रिदोषज। वाग्भट जी क्या मानते हैं? पित्त प्रधान त्रिदोषज। इसके साथ साथ रक्त को भी इंक्लूड करते हैं। वाग्भट जी पित्त प्रधान त्रिदोष, इसके साथ साथ रक्त को भी इंक्लूड करते हैं। तो नीचे पढ़ते हैं क्या है शंखक के बारे में। दूषित रक्त पित्त वायु शंख प्रदेश में परस्पर संयुक्त होकर तीव्र रुजा, दाह, राग के साथ भयंकर शोथ उत्पन्न करती है। मतलब कि इसमें अपन ने चरक के हिसाब से देख रहे हैं, इसमें चरक ने क्या बताया? रक्त पित्त और वायु शंख प्रदेश में जाकर तीव्र रुझा, दाह, राग, भयंकर शोथ उत्पन्न करती है। ठीक है, और इसमें इसको किससे कंपेयर किया है? इसके बाद जो लाइन आई है यहाँ पर क्या दिया है? विष के समान तीव्र वेग वाला शोथ है ये। विष से कंपेयर किया है। विष बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, बहुत तेज़ी से वो एक्शन दिखाता है, अपनी बहुत तेज़ी से अपनी धातुओं का क्षरण करता है, बहुत तेज़ी से एक्शन दिखाता है। तो नीचे वाली लाइन में पढ़ते हैं क्या है? गले सिर को जकड़कर 3 दिन में ही प्राण अंतर कर देता है। मतलब कि गला और सिर इन दोनों को जकड़कर 3 दिन में ही मृत्यु कर देता है जो रोगी होता है। इसलिए इसको विष के समान तीव्र वेग वाला शोथ का है, क्योंकि ये गला और सिर को जकड़कर 3 दिन में ही रोगी की मृत्यु कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद इसकी चिकित्सा में आ जाते हैं। तो किसी को शंखक तो हो गया, तो उसकी अपन चिकित्सा कैसे करेंगे? इसकी चिकित्सा में बताया है 3 दिन तक के अगर वो जिंदा रह गया, मतलब कि 3 दिन तक अगर जीवित रहने पर इसकी प्रत्याख्य करके चिकित्सा करेंगे। प्रत्याख्य मतलब अपन पेशेंट को पहले से ही बता देंगे कि, मतलब कि जो उसके घर वाले हैं उसको पहले से ही बता दें कि इसका तो ठीक होना मुश्किल ही है। ठीक है, तो अपन को पहले से इंडिकेशन दे देना है कि ये प्रत्याख्य है, मतलब कि इसकी चिकित्सा करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी अपन इसकी चिकित्सा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी अगर वो 3 दिन तक भी जीवित बच जाता है तो उसकी प्रत्याख्य करके चिकित्सा करनी है। इसके बाद क्या है? इसमें जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें अपन को शिरोविरेचन देना है, सेक आदि तथा विसर्पनाशक उपचार करने। सिरोविरेचन तो आप पता है, और जो सेक होता है उसको अपन एक्सट्रीम कंडीशन दैट इज़ इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, तो सेक को यूज़ करना है, सिरोविरेचन का अपन को प्रयोग करना है, और इसके साथ साथ अपन को विसर्पनाशक उपचार करने हैं। ठीक है, यहाँ पर शंखक खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। जो सेकेंड रोग है वो अर्धावभेदक है। अर्धावभेदक मतलब कि क्या है इसमें? तो जो चरक जी है इनने वात और वात कफज माना है, वात और वात कफज। ठीक है, अर्धावेदक वात से भी हो सकता है, या फिर उसमें वात के साथ साथ कफ दोष भी इन्वॉल्व हो सकता है, जो चरक जी ने माना। यहाँ पर सुश्रुत जी त्रिदोषज मान रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले में भी सुश्रुत जी ने त्रिदोषज माना था, ये देखो वात प्रधान त्रिदोष। यहाँ पर भी ये त्रिदोषज मान रहे हैं। ठीक है, वाग्भट जी इसको वातज मानते हैं। वाग्भट जी क्या मानते हैं? वातज। ठीक है, अर्धावभेदक को वाग्भट जी वातज मानते हैं, चरक जैसा ही बताते हैं वो। यहाँ पर अर्धावभेदक जो चरक ने बताया वातज, यहाँ पर भी वाग्भट वातज मानते हैं। तो इसमें क्या होता है? अर्धावभेदक में क्या होता है? प्रकुपित वात जो होती है वो अकेले या फिर कफ के साथ, देखो अकेले अगर वात अकेली है तो वातज, और अगर वात कफ के साथ है तो वात कफज। कफ के साथ, कफ को साथ में लेकर सिर के आधे भाग को
मतलब कि जकड़न कर देती है। ठीक है, मतलब कि वात या तो सिंगल हो सकती है या तो वो कफ को लेकर सिर में जाकर यहाँ पर जकड़न उत्पन्न कर सकती है। इसमें क्या हो गया, उसमें क्या होगा, मन्या, भ्रू, शंख प्रदेश, कान, नेत्र, ललाट के आधे भाग को आक्रांत कर तीव्र वेदना उत्पन्न करती है। मतलब कि जो अपनी गर्दन हो गई, मन्या, भ्रू मतलब जो भोए हो गए, शंख प्रदेश हो गया, कान, नेत्र, ललाट, इसका जो आधा हिस्सा होता है, मतलब कि इसको हेमिक्रेमिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आधे हिस्से को वो तीव्र वेदना करेगी, मतलब कि आधे हिस्से में तीव्र वेदना उत्पन्न होगी, या ये बताया इसमें। तो इसके जो नेक्स्ट लाइन है इसमें क्या आता है, शस्त्राणानि निमानि कुर्वन्ति तीव्रम सो अर्धभेदकः। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शस्त्र के काटने अथवा अरणि मंथन के समान तीव्र वेदना को उत्पन्न करती है। तो इसको काय से कंपेयर किया है, तो ये बिल्कुल पूछ सकता है, शस्त्र के काटने, शस्त्राणि निमाम, तो शस्त्र के काटने अथवा अरणि मंथ के समान तीव्र वेदना, अरणि मंथन के समान तीव्र वेदना उत्पन्न होती है। शस्त्र के काटने जैसी वेदना किस में होती है, तो ये अर्धावभेदक है उसका आंसर। ठीक है, शस्त्र के काटने जैसी वेदना इसमें होती है। रोग बढ़ जाता है तो ये नयन और स्रोतों का भी नष्ट करती है। स्रोत मतलब कि अब आपकी जो आंखें होती है, नयन जिसको बोलते हैं, आँखों में, और कान मतलब कि जो आपका विजनरी सिस्टम है, विजनरी जहाँ से आपका विजन है, या फिर और आपका जहाँ से आपका हियरिंग जो सिस्टम है, इसको भी नष्ट कर देगी ये। ठीक है, तो अर्धावभेदक बहुत मतलब कि बहुत डेंजरस रोग है ये। इसमें इसको काय से कंपेयर किया है, शस्त्र के काटने जैसी वेदना होगी, या फिर मथने मतलब अरणि के मथने जैसी वेदना होगी। ठीक है, तीव्र वेदना होगी। ठीक है, इसकी चिकित्सा में आ जाते हैं। इसकी चिकित्सा अपन कैसे करेंगे, चतुर्विध स्नेह मतलब कि चारों स्नेह, घृत, तेल, वसा, मज्जा, इसकी प्रधान मात्रा को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वातज है, मेनली तो वात ही, ये वात या फिर वात कफ का इन्वॉल्वमेंट है। तो अपन यहाँ पर चतुर्विध स्नेह का यूज़ करेंगे, चतुर्विध स्नेह का। इसके बाद क्या है, सिर काय विरेचन, सिर काय विरेचन करेंगे। ठीक है, सिर काय विरेचन तो समझ में आता है, क्योंकि अर्धावभेदक है, मेनली सिर में रोग गया है, मतलब कि सिर में दोष कुपित हुआ है, तो अपन सिर और काय का विरेचन करेंगे। इसके बाद क्या है, नाड़ी स्वेद, जीर्ण घृत, जीर्ण घृत मतलब जो पुराना घृत जो होता है उसको अपन रोगी को पिलाएंगे। ठीक है, नाड़ी स्वेद करेंगे, उसमें नाड़ी स्वेद करेंगे, जीर्ण घृत पिलाएंगे उसको, और बस्ती कर्म करेंगे। बस्ती कर्म काय की श्रेष्ठ चिकित्सा है, बस्ती कर्म वात की श्रेष्ठ चिकित्सा है, तो बस्ती कर्म करेंगे। अनुवासन देंगे, अनुवासन वात की चिकित्सा है, अनुवासन देंगे। इसके बाद क्या है, उपनाह करेंगे उसका, उपनाह शिरोबस्ती देंगे, और दाह, दहन करेंगे। दहन मतलब कि दाह कर्म करेंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि वात शीत होती है तो अपन उसके विरुद्ध चिकित्सा करेंगे, दहन कर्म करेंगे उसमें, उपनाह, शिरोबस्ती और दहन कर्म करेंगे। इसके नेक्स्ट में चलते हैं, क्या है, अभी जो थर्ड जो रोग है वो है अनंतवात। अनंतवात जो चरक जी है, यहाँ पर देखो चरक जी और सुश्रुत जी ने सेम बताया है, त्रिदोषज माना है। चरक जी और सुश्रुत जी ने अनंतवात को त्रिदोषज माना है, ये आपको सीक्वेंस याद रखते चलना है। सुश्रुत जी देखो शुरू से त्रिदोषज मान रहे, यहाँ पर भी त्रिदोषज माना है इसको, यहाँ पर भी त्रिदोषज माना है अर्धावभेदक को, और जो फर्स्ट वाला था यहाँ पर भी त्रिदोषज माना है, लेकिन यहाँ पर वात प्रधान है। ठीक है, लेकिन जो चरक जी है यहाँ पर रक्त, पित्त, अनिल, दुष्टा बताया है, यहाँ पर चरक जी ने वात और वात कफज माना है। यहाँ पर थर्ड वाले में आके ये भी सुश्रुत जी जैसा बताते हैं, त्रिदोषज मानते हैं। अनंतवाद जो है वो त्रिदोषज है, चरक जी और सुश्रुत जी दोनों के हिसाब से। और जो चक्रपाणी है, चक्रपाणी इसके बारे में बोलते हैं, मतलब कि चक्रपाणी ने अनंतवाद को अन्यतोवाद बोला है, अन्यतोवाद से इसकी संज्ञा दी है। अनंतवाद नहीं बोल के इनने अन्यतोवाद बोल दिया इसको। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें त्रिदोष मन्या के पीछे, मन्या के जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, घाटा। घाटा में तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। अनंतवात में जो त्रिदोष जो
प्रकोपित हुए हैं वो मन्या के पीछे का जो हिस्सा है घाटा में तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। वह वेदना मतलब कि ये जो पेन है वो रेडिएट होके आपके नेत्र, भोहे और शंख प्रदेश में स्थित हो जाता है। मतलब कि स्टार्ट कहाँ से हुआ? मन्या के पीछे से स्टार्ट हुआ और वो रेडिएट होके आपके नेत्र, भोहे और शंख प्रदेश में स्थित हो गया। ठीक है। इसके जो थर्ड पॉइंट है इसमें क्या है? गंडपाशर्म में स्पंदन, नेत्र रोग और हनुग्रह। गंडपाशर्म में स्पंदन, नेत्र रोग और हनुग्रह मतलब क्या हो जाएगा? लॉक जॉ। तो आपके नेत्र रोग भी हो जाएगा, हनुग्रह भी हो जाएगा और गंडपाशर्म में स्पंदन भी हो जाएगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद जो है वो है, इसमें जो सिर है इसमें कंपन होगा। ये जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर ये वर्ड है यहाँ पर आएगा, सिर प्रदेश में कंपन होगा अनंतवात में। ठीक है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते। इसकी चिकित्सा में क्या लिखना है आपको? इसकी चिकित्सा में जो है वो है सिरावेदन, एवं सूर्यवर्तनाशक चिकित्सा। मतलब कि इसमें आपको, जैसे कि यहाँ पर त्रिदोष प्रकोपित हुए थे तो आपको यहाँ पर सिरावेदन करना है और सूर्यवर्त आप इसके बाद जस्ट रोग पड़ने वाले हो उसमें जो चिकित्सा बताई है ऐसी ही चिकित्सा करनी है। इसमें सिरावेदन, अनंतवात में सिरावेदन और सूर्यवर्त वाली चिकित्सा अपन को करनी है। तो चलो दोस्तों सूर्यवर्त देखते। इसमें क्या है? तो जो चरक जी है, सूर्यवर्त को चरक जी ने वात और रक्त से माना है। यहाँ पर भी सुश्रुत जी त्रिदोषज मान रहे हैं। सुश्रुत जी देखो शुरू से त्रिदोषज मान रहे हैं, जो क्षीरो रोग में त्रिदोषज मान रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर चरक ने क्या? वात और रक्त का इन्वॉल्वमेंट बताया सूर्यावर्त में। और वाग्भट जी ने पित्तानुबंध वात का बताया, पित्तानुबंधित वात। ठीक है। तो सूर्यावर्त में क्या होता है कि जैसे जैसे जो दिन निकलने लगते, जैसे जैसे सूरज उगने लगता है वैसे वैसे सिर में शूल बढ़ने लगता है। ठीक है। जैसे जैसे सूर्य निकलने लगता है वैसे वैसे जो आपका जो सिर है उसमें शूल बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे सूर्य डूबने लगता है वैसे वैसे जो सिर में दर्द है वो कम होने लगता है। तो सूर्य निकलने के साथ साथ जो दर्द है वो बढ़ने लगेगा और सूर्य ढलने के साथ साथ जो दर्द है वो कम होने लगेगा। ये है सूर्यावर्त रोग। ठीक है। तो चरक जी ने इसमें वात और रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट बताया है। इसके बाद क्या? इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? इसमें अपन सर्पी उत्तर भक्तिक्तम मतलब कि भोजन के पश्चात आपको सर्पी का पान कराना है। भोजन के पश्चात आपको घृत का पान कराना है। जैसे कि किसी ने भोजन खा लिया उसके बाद आपको घृत पान करवाना है। इसके बाद और क्या क्या है इसमें? शिरोविरेचन तो वहाँ पर भी दे रहे थे पिछले वाले में। शिरोविरेचन देंगे, काय विरेचन देंगे, सिर पर घृत, तेल, वसा, मज्जा का धारण कराएंगे, शिरो बस्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है। घृत, तेल, वसा, मज्जा का धारण कराएंगे सिर पर। ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें? जांगल मास से उपनाह, घृत चीर से शिरोपचार। जांगल मास से उपनाह देंगे और घृत चीर से शिरोपचार देंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है? जीवनीय चीराष्टक गुण वाले इससे सिद्ध नावन नस्य। देखो यहाँ पर नावन नस्य का ये बताया है। यहाँ पर नावन नस्य कहाँ पर आया है? सूर्यावर्त में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नावन नस्य जो है वो सूर्यावर्त में की चिकित्सा में आया है। ठीक है। नावन नस्य आ गया है। जांगल मास से उपनाह, घृत चीर से शिरोपचार देंगे अपन उसको। ठीक है। और भोजन के पश्चात सर्पी का पान कराएंगे। शिरोविरेचन और काय विरेचन तो दे ही रहे सब में अपन। ठीक है। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद अपन को नस्य कर्म पढ़ना है। नस्य कर्म में क्या क्या है? नस्य कर्म में जो अपन ड्रॉप डालेंगे इसमें कैसे कैसे डालना है इसकी विधि भी बताइए इसमें। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है? नस्य कर्म में जो है वो जो चरक जी ने बताया है, चरक सिद्धि स्थान में जो आया है वो है शिरो नासातम तद व्याप्य हंति तन। मतलब कि जो है इसकी सेकेंड लाइन देखो। इसकी सेकेंड लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। द्वारम ही शीर्षो नासा, द्वारम ही शीर्षो नासा
तो जो चरक जी है ये पूछता है क्वेश्चन, द्वारो ही शीर्षोनासा किसने बताया है? तो द्वारो ही शीर्षोनासा चरक जी ने बताया है। ये और जो वाग्भट जी है उनने बताया है नासा ही शीर्षोद्वारम। वाग्भट जी ने क्या बताया? नासा ही शीर्षोद्वारम। और चरक जी ने द्वारम ही शीर्षोनासा बताया। तो इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो चरक है वो चरक जो संहिता है वो पीजी का द्वार है, तो द्वार पहले किस में आ रहा है? द्वार पहले आ रहा है चरक जी में। तो चरक सिद्धि में जो श्लोक है वो जिसकी जो सेकेंड लाइन है वो है द्वारो ही शीर्षोनासा, द्वारो ही शीर्षोनासा। और नस्य के भेद फिर बताए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताए। तो नस्य के जो भेद है चरक जी ने 5 बताए हैं, वाग्भट जी ने 3 बताए और सुश्रुत जी ने 2 बताए। चरक जी के 5 भेद पढ़ना है आपको, वाग्भट जी के 3 और सुश्रुत जी के 2। चरक के 5, वाग्भट के 3 और सुश्रुत के 2। ठीक है, तो वो 5 कौन कौन से भेद है? नस्य के 5 भेद कौन कौन से हैं? नावन, अवपीड़न, धमापन, धूम और प्रतिमर्शनस्य। नावन के 2 भेद है। नावन के 2 भेद कौन कौन से हैं? स्नेहन और शोधन। अवपीड़न के भी 2 भेद है, वो कौन से हैं? शोधन और स्तंभन। अवपीड़न के 2 भेद है, शोधन और स्तंभन। इसको कैसे याद कर सकते हैं आप? जैसे कि कोई काम रुका पड़ा है तो उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, अवपीड़न। कोई काम अगर मान लो रुकने से पीड़ा हो रही है, तो कोई काम रुकने से पीड़ा हो रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा? रुकना मतलब स्तंभन, रुकने से पीड़ा हो रही है, कोई काम रुकने से पीड़ा हो रही है। तो इससे अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पीड़न है, अवपीड़न है, उसमें स्तंभन आता है। नावन्नस्य को भी आपको याद रख लेना है, स्नेहन और शोधन इसमें है। ठीक है, धमापन में क्या करना है? धमापन में चूर्ण, मतलब कि इसमें कुछ नहीं होता है, जो नस्य होता है उसमें अपन चूर्ण को फूंक कर आप नाक में डालते हैं, इससे इससे क्या होता है? स्रोतसों का विशोधन होता है। ठीक है, तो इसमें भी यही लिखा है, चूर्णस्य धमापनम तद्धि देह स्रोतस विशोधनात्। देह स्रोतस विशोधनाम मतलब कि चूर्ण, मतलब धमापन में अपन चूर्ण का प्रयोग करेंगे, इससे देह के स्रोतसों का विशोधन होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट है धूम। धूम में अपन धूम 3 टाइप के, मतलब कि इसके भेद 3 हैं। इसमें क्या क्या है? प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। धूम के भेद 3 हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। प्रतिमर्श, प्रतिमर्श मतलब कभी भी दे सकते हैं अपन इसको, किसी भी रोगी में दे सकते हैं। ठीक है, निर्देश व उभयस्कृत। ठीक है, इसके क्या क्या भेद है? स्नेहिक और विरेचनिक, स्नेहिक और विरेचनिक। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। नावन्नस्य जो है वो देना कैसे है? नावन्नस्य देखो, अपन ने सूर्यावर्त की चिकित्सा में पढ़ा था नावन्नस्य, तो इसको अपन को याद रखना। नावन्नस्य कैसे देते हैं? इसको कपास की रुई के फोए का औषध सिद्ध स्नेह में डुबाकर नाक में बिंदु डालकर नावन्नस्य देना है। मतलब कि यहाँ पर अपन को कपास के फोए का यूज़ करना है। कपास के फोए का जो रुई है उसका यूज़ करके औषध से सिद्ध स्नेह को डुबोकर नाक में बूंद बूंद करके डालना है। ठीक है, नावन्नस्य में आपको कपास के फोए का यूज़ करके जो स्नेह है उसको नाक में बूंद बूंद करके डालना है। ठीक है, अवपीड़न में क्या है? अवपीड़न में अपन कल्क का, औषध के कल को कपड़े में रखकर, जैसे कि अपन ने चटनी बना ली, उसको अपने कपड़े में डाल दिया, फिर उसके जो रस है वो नासा में डालना है। तो अवपीड़न जो लिखा है इसमें आपको जो औषध कल्क है उसको कपड़े में डालकर फिर आपको दबाकर उससे जो रस निकलेगा वो डायरेक्ट नासा में आपको प्रवेश करवाना है, तो उसको क्या बोलेंगे? अवपीड़न नस्य। इसके बाद क्या है? धमापन। यहाँ पर क्या है? औषध चूर्ण को नाक में फूंक कर नस्य दिया जाता है। देखो, एक ऐसी लंबी सी नली होती है थोड़ी सी, उसको उसमें आपको वो चूर्ण डालना होता है और फिर आपको फूंक मारनी होती है, तो वो फूंक मारने से वो आपके नाक में चले जाएगा, जो कि स्रोतसों का विशोधन। देखो यहाँ पे पढ़ा था अपने, देह में स्रोतसों का विशोधन करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? धूम्र नस्य। धूम्र नस्य क्या है? औषध से धूम्र को नाक में खींचा जाता है। धूम्र मतलब क्या हो गया? वो जो धुआं वगैरह, जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं वैसे टाइप का। तो
लेकिन यहाँ पर जो धूम्र होगा वो औषध से सिद्ध होगा, तो जो धुआं होगा वो आपके जो बॉडी है उसके लिए फ़ायदा करेगा। तो धूम्र नस्य में नाक में धूम्र को नाक में खींचकर आपको देना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रतिमर्श। प्रतिमर्श स्नेह स्नेह को उंगली में डुबोकर, उंगली डुबा दी आपने स्नेह में, स्नेह की बूंद नाक में टपकाना है। यहाँ पर आपको उंगली से डालना है, यहाँ पर स्नेह की बूंद को उंगली से डालना है, उसको प्रतिमर्श कहेंगे। लेकिन जो नावन है यहाँ पर आपको कपास के फोए से स्नेह औषध सिद्ध स्नेह को डालना है। नावन में आपको कपास के फोए से डालना है, जबकि प्रतिमर्श में आपको स्नेह में उंगली डुबोकर स्नेह की बूंद नाक में टपकाना है, ठीक है। प्रतिमर्श में उंगली से टपकाना है, और जो नावन नस्य है यहाँ पर आपकी औषध सिद्ध स्नेह को आपको कपास के फोए से टपकाना है, ठीक है। अवपीड़न समझ में आ गया। कल्क, अवपीड़न में कल्क का यूज़ करेंगे। कल्क मतलब कपड़े में आपने कल्क डाल दिया और उसको दबाकर आपको नासापुट में अवपीड़न नस्य देना है। धमापन, धमापन भी आ गया आपको समझ में। इसमें आपको चूर्ण, जो एक नली है उसमें चूर्ण भर दिया और फूंक कर उसके नाक में प्रविष्ट करा दिया, ठीक है। धूम्र तो नाम से समझ में आ रहा है, इसमें धुएं का यूज़ होगा जो कि औषध सिद्ध होगा, ठीक है। इसके हम नेक्स्ट में चलते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर नस्य के भेद 3 बताए हैं। क्रियाशीलता मतलब एक्शन के आधार पर, मतलब वो किन किन रोगों पे काम करेंगे। तो रेचन के लिए कौन सा मतलब कि जो रेचन जो टाइप है वो कफज रोग के लिए, रेचन समझ में आ रहा है, कफज रोग में। तर्पण वातज और सिर कंप अर्दित में, अर्दित भी वातज ही होता है, सिर में कंपन भी वात के कारण ही होता है। तो तर्पण जो देंगे अपन वो वातज रोग में देंगे, ठीक है। शमन रक्तपित्त आदि रोगों में, शमन नस्य जो देंगे अपन रक्तपित्त आदि रोगों में देंगे। तो रेचन कहाँ देंगे अपन, कफज रोग में, तर्पण वातज रोग में, और शमन रक्तपित्तज रोग में। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो कि जनरल पॉइंट्स है, वो क्या क्या है। स्थिर में स्तंभता, सुप्ति और गुरुता होने पर कफ रोग में रेचन नस्य देना चाहिए। तो ये देखो, स्तंभता है, सुप्ति है, गुरुता है, ये तो सारे कफ वृद्धि के लक्षण है। अगर कफ वृद्धि के लक्षण है और कफज रोगी है, कफज रोग है, तो उसको अपन रेचन नस्य देंगे, ठीक है। तो सिर में स्तंभन, सुप्ति, गुरुता और कफज रोग में आपको रेचन नस्य देना है। इसके बाद क्या है, अर्दित सिर कंप आदि वातिक रोग में तर्पण नस्य देना है। अर्दित हो गया मतलब कि देखो, तर्पण ब्रहण से समझ में आ रहा है, तर्पण अपन बढ़ाएंगे कुछ चीज़ों को, तो मतलब कि यहाँ पर आपको स्निग्ध चीज़ों का उपयोग करना है। तो यहाँ पर अर्दित सिर कंप में आपको तर्पण नस्य देना है। इसके बाद क्या है, रक्तपित्त आदि रोग में शमन नस्य देने। तो यही वाले जो पॉइंट है वो ऊपर लिखे हैं, रक्तपित्त आदि मतलब कि रोग है तो उसमें आपको शमन नस्य देना है। तो इसके बाद क्या है, तर्पण नस्य के पूर्व एवं पश्चात दोनों समय सिर का मृदु स्वेदन करना चाहिए। तो अपन को पता है, जब आप स्नेहन करने वाले उसके बाद में आप उसके पहले आपको मतलब स्नेहन के बाद आपको स्वेदन करना है, तो इसके पहले भी आपको स्नेहन मृदु स्वेदन करना है, ठीक है। स्नेह की सम मात्रा दोनों नासापुट में डालते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने राइट में ज़्यादा डाल दी, लेफ्ट में कम डाल दी। तो यहाँ पर जो है वो दोनों नासापुट में आपको सम मात्रा डालनी है, ठीक है। इसमें क्या है, दो सेकेंड पॉइंट है, उसमें क्या है, प्रधमन नस्य में एक 6 अंगुल लंबी नली, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो प्रधमन नस्य था वहाँ पर आपको नली का यूज़ करना है। तो नली जो है वो 6 अंगुल लंबी होनी चाहिए, 6 अंगुल लंबी, उसमें चूर्ण भरना है और मुंह से आपको फूकना है। तो आपने मुंह से फूक से आप वो जो चूर्ण है वो रोगी के नाक में चला जाएगा और वो स्रोतों का विशोधन कर देगा, ठीक है। तो वो जो नली है उसकी जो साइज है वो है 6 अंगुल, ठीक है। वाग्भट अनुसार प्रतिमर्श नस्य की उत्तम मात्रा 10 बिंदु और प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 बिंदु। प्रतिमर्श तो रेगुलर लेने वाला नस्य है तो उसकी मात्रा अपन कम ही रखेंगे। तो जो प्रतिमर्श नस्य है उसकी मात्रा कितनी है, 2 बिंदु। जैसे कि 2 बिंदु अपन अणुतेल वगैरह देते हैं रोगी को, तो वो प्रतिमर्श नस्य है, ठीक है। तो प्रतिमर्श नस्य की मात्रा है 2 बिंदु, जबकि जो उत्तम मात्रा, जो मर्श नस्य की मात्रा, जो उत्तम मात्रा है मर्श नस्य की, वो है 10 बिंदु। तो जो रोगी वगैरह है उसमें अपन 10 बिंदु मात्रा यूज़ करेंगे, जबकि जो प्रतिमर्श नस्य जो सभी लोग ले सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, उसकी जो मात्रा है वो 2 बिंदु है, ठीक है। नस्य कर्म के पश्चात कफ नाशक धूम्रपान का
धूम्रपान करना चाहिए। ठीक है, नस्य कर्म हो गया, उसके बाद आपको कफ नाशक धूम्रपान का सेवन करना चाहिए। ठीक है, नस्य कर्म पश्चात गर्म जल का पान करें। नस्य कर्म हो गया, उसके बाद आपने धूमपान कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा उष्ण जल पीना है, मतलब कि उष्ण तो नहीं, मतलब सूख उष्ण जल पीना है, और पथ्य भोजन का सेवन करना है। पथ्य भोजन का सेवन करना है जो कि आपके शरीर के लिए पथ्य हो। ठीक है, तथा निर्वात स्थान में रहे, मतलब ऐसी जगह पे नहीं जाना है बहुत ज़्यादा, मतलब कि बाहर वगैरह नहीं घूमना है, एक टाइप से निर्वात स्थान में आपको रहना है। ठीक है, यहाँ पर ये एंड हो जाता है। अपन ने सिद्धि स्थान यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके अगला लेक्चर भी मैंने डाल दिया था पहले ही, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट में अपन शायद चिकित्सा स्थान स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।